कॉन्फ्रेंस आप लोगों को कष्ट दिए हैं और साथियों से को कष्ट देने का सीधा मतलब है प्रेस के साथियों को कि हम जो मधेपुरा के महान नागरिक हैं, मधेपुरा के महान मतदाता हैं, उनके बीच में एक संवाद हो हमारा आप लोगों के माध्यम से। और जो सच्चाई है, हमारे जीवन का संघर्ष है, और फिर अप्रितम सहयोग है हमारे महान मधेपुरा वासियों का, नगर वासियों का। और उस जो अप्रतिम सहयोग है, उस सहयोग के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं अपने महान मधेपुरा वासियों के, बुजुर्गों का, माता बहनों का, युवा साथियों का। और फिर आगे जो चुनाव हो रहा है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसमें उनको जो निर्णय लेना है, निर्णय लेने के लिए हर समय स्वतंत्र हैं। और उस संबंध में जो कार्य कराए गए मेरे द्वारा संपूर्ण मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र में, नगर परिषदीय क्षेत्र में, और शिक्षा मंत्री के रूप में मधेपुरा के लिए, फिर राज्य के लिए, और आपदा प्रबंधन मंत्री के रूप में मैं आप लोगों को ये बताऊं, आप लोग भी बहुत हद तक वाकिफ होंगे। कुछ नए जो इसमें आए हैं मीडिया जगत में, हो सकता है उन लोग वाकिफ नहीं होंगे, उन लोगों को जानकारी होगी कि मैं 1990 में मधेपुरा में राजनीतिक रूप से सक्रिय हुआ और लगभग 15-16 वर्ष का संघर्ष का मेरा समय रहा। सन 2000 ईस्वी में मैं किसान मूवमेंट से जुड़ा। सीधी बात है कि किसान मूवमेंट के पृष्ठभूमि बने थे। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी, केंद्र में एनडीए सरकार थी, और अनाज फसलों के जो आयात नीति है उसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रेलिया से प्रचुर मात्रा में गेहूं आयात हुआ। और आप इसको बता दें कि ये जो आयात नीति में परिवर्तन, जब हमारे यहाँ गेहूं की प्रचुरता होती है, फसलों की प्रचुरता होती है, तो विदेशों से गेहूं मंगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एनडीए सरकार हर समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, कमीशन खोरी को बढ़ावा देती है, और इस हैसियत से अनाज की संपूर्ण भंडारण के रहते हुए भी ऑस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात हुआ। नतीजतन क्या हुआ कि 610 रुपये जो सरकारी दर थी उस समय में गेहूं खरीद की, वो 400 रुपये के आसपास मिलने लगा। गांव में 200 रुपये का फर्क हो जाए, और इस ढंग से अनबैलेंस अगर दर होगा तो किसान बहुत व्याकुल हो गए। पंजाब आंदोलन में चला गया, हरियाणा आंदोलन में चला गया, देश भर में आंदोलन के जरिए पंजाब हरियाणा ठप हो गया, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के हम लोग मधेपुरा में आंदोलन का सृजन किए। और उस आंदोलन में जो महान मधेपुरा वासियों का सहयोग मिला, वो अतुलनीय सहयोग है कि महज 8-10 महीने के कार्यकाल का वो आंदोलन एक छोटे स्तर पर से शुरू हुआ और बड़ा हो गया। 23 नवंबर 1999 का समय है। 23 नवंबर को हम लोग मधेपुरा में 10-15 हज़ार किसान ज़्यादा से ज़्यादा जुटे होंगे। किसानों ने फसल खरीद में अनियमितता या कमी के कारण जो दर में कमी हुई, सरकारी दर पर नहीं मिलती थी, तो धान को जलाया, और फिर वो राज्य स्तर का न्यूज बन गया। और 1 महीना के अंदर अंदर बिहार के 17 जिलों में 18 जिलों में धान जलाई गई। देश की सभी पार्टियां इस मधेपुरा के किसान आंदोलन के चिंगारे से जागृत हुई, और देश की सभी पार्टियां, सोनिया गांधी जी का बयान आ गया कि मैं देश भर में किसान हितों में आंदोलन छेड़ेगी सोनिया। फिर चंद्रशेखर जी बड़े एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उनका भी बयान आ गया। जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, 8 कम्युनिस्ट पार्टियां दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में एक समन्वय समिति बनाई, और फिर किसान आंदोलन में कूद गए लोग। और उनके दीपांकर भट्टाचार्य का एक बयान था कि सरकार को सूली पर चढ़ा देंगे, ये इस तरह के बयान थे। और नतीजा ये हुआ कि वाजपेयी सरकार को मजबूर होकर के बिहार में 421 केंद्र को ऑपरेटिव करना पड़ा। ऑपरेटिव, पहले फॉर्मेलिटीज होती थी, और मधेपुरा इसका केंद्र बन गया। कोसी संपूर्ण बिहार में और कोसी क्षेत्र में मधेपुरा सेंटर बन गया। अधिप्राप्ति शुरू हुई जिला स्तर पर, और फिर वो पहले तो 1 करोड़ का खरीद, 1 लाख का, पहले तो 1 लाख का खरीद होता था, उसमें किसानों को दिक्कत होने लगी। हम लोग फिर आंदोलन को बढ़ाया तो 5 लाख का हो गया, और उसी दरमियान फिर अनलिमिटेड भी हो गया। किसानों को मैंने अधिप्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं होने लगी फिर। लेकिन जिला स्तर तक किसानों को अनाज लाना एक बड़ी दिक्कत वाली बात थी। साधारण किसान जिला तक नहीं आ सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में
फिर जो आदरणीय अब तो नहीं है, महरूम हो गए, शरद यादव जी फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हुए और उस समय प्रखंड स्तर पर यह बिक्री शुरू हो गई। फिर जब हम विधायक बने बाद में 2010 में, तो सरकार को जब पंजाब मॉडल समझाए, क्वेश्चन लाए विधानसभा में, तो सरकार कन्विंस हुई, तो कोऑपरेटिव चुनाव हुआ और कोऑपरेटिव चुनाव के माध्यम से ये हर पंचायत में पैक्स के माध्यम से ये अधिप्राप्ति, सरकारी दर पर फसलों की अधिप्राप्ति शुरू हुई। ये किसान आंदोलन का एक फहरिस्त बता रहा था मैं कि मतलब लोग बाग विरोधी लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर जी ने क्या किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि 2010 के चुनाव में जहां हमारी पार्टी को 22 सीट ही मिली थी और उसमें मधेपुरा भी एक सीट शामिल हुआ था उसमें, और उस समय कोई सामने प्रतिद्वंदी माने उम्मीदवार नहीं थे। स्वयं मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे हमसे, और यहाँ 10-10 दिन कैंप करके, आप जानते हैं अभी भी आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए, अब तो बीमार चल रहे हैं, लेकिन 10 दिन हफ्ता दिन से ज्यादा है कम करके ऑपरेट करते थे कि हम चुनाव जीते किसी प्रकार से। लेकिन महान मधेपुरा वासियों ने सारे साजिश को, प्रपंच को खारिज करते हुए मेरे जैसे साधारण संघर्ष में रहने वाले शिक्षक को चुनाव जिताया, और 3 बार चुनाव जिताया। 2 बार मैं मंत्री भी हुआ, 2 बार मंत्री हुआ। तो आप समझिए कि जब आपदा प्रबंधन मंत्री थे, तो जो अनुग्रह अनुदान की राशि है वो 4 लाख रुपया वो 24-48 घंटे में संपूर्ण बिहार में मुहैया होती थी। अभी आप प्रेस के साथ ही हैं, हमको लगता है आपसे पूछते हैं कि कौन है आपदा प्रबंधन मंत्री, तो शायद आप बता पाए कि नहीं बता पाए, मतलब आम को जानकारी नहीं है। अब हम संभवतः आप भी प्रेस के साथ ही हैं, तो बहुत गूगल करेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन आपका चंद्रशेखर जब आपदा प्रबंधन मंत्री था तो पूरा बिहार जानता था कि भाई कोई आपदा प्रबंधन मंत्री है। फिर जब शिक्षा मंत्री का जो हमको हमारे नेता ने, सामाजिक न्याय के महानायक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हम लोग को शिक्षा मंत्रालय का भार दिया, और फिर हमारे नेता अब तो गरीबों, मजलूमों और बेबसों के सबसे बड़े हितैषी, बेरोजगारों के पहले सिर्फ थे, लेकिन अब तो मजलूमों, बेरोजगारों और बेबसों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के सहयोग से जब मुझे शिक्षा मंत्रालय का पदभार मिला, यकीन मानिए मैं एक महीना तक ये चिंतन मनन करते रहा कि ये ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा एक तरह से चौपट हो गई। चूंकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे इसे भी इस बात का पता है कि शिक्षा के बिना जीवन, समाज और राष्ट्र सब अंधकार में रहेगा, और अगर सच में आदमी के जीवन को अंधकार से निकालना हो, किसी परिवार को अंधकार से निकालना हो, किसी समाज, देश या राष्ट्र को अंधकार से निकालना हो, तो शिक्षा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, जो हमारे जो ज्ञान की भूमि बिहार, गणतंत्र की भूमि बिहार, गणित की भूमि बिहार, संघर्ष की भूमि बिहार, परिवर्तन की भूमि बिहार, प्रशासन की भूमि बिहार, ये जो हमारी थाती रही है, हमारा गौरव रहा है, उस मुकाम को हम हासिल कैसे करें, इसके लिए जब मेरी चिंता हुई, मैं 1 महीना तक, समझिए यकीन ना होगा, माननीय मुख्यमंत्री से कर्सी तक करने नहीं गया कि हम कौन सा शकल लेके जाएं कि ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था में 20 बरस 18 बरस में नियोजन नीति ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया। तो हम इस गए नहीं 1 महीना तक। और ये जो लंबी फहरिस्त बता रहे हैं, पता नहीं मैंने आप लोगों के माध्यम से ये बातें कितनी कहाँ तक जाएगी, लेकिन हम इस बात को इस इतिहास से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस बात को लंबी तरह से बता रहे हैं। तब मैं जब मॉडल ले गया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि बीपीएससी हो, डोमिसाइल नीति लागू हो, क्योंकि हमारे एजेंडा का पार्ट था। मैं पुनः आप लोगों को बताता हूं कि डोमिसाइल 2020 में महागठबंधन के घोषणा पत्र का पार्ट था, राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र का पार्ट था। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 लाख नौकरी के साथ डोमिसाइल के पर अड़े हुए थे, और डोमिसाइल हमारे घोषणा पत्र का विषय था। एनडीए में कहीं डोमिसाइल नीति की चर्चा भी नहीं थी, इसलिए डोमिसाइल जब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत हुए, जो आप वाजिब है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बिना डोमिसाइल नहीं आती। डोमिसाइल जब आया तो हम लोग को खुशी हुई कि चलिए डोमिसाइल आ गया। प्रथम तैयारी का विज्ञापन हुआ डोमिसाइल नीति के तहत, लेकिन किसी कारण से सरकार के राजा को, मुख्यमंत्री जी को हमसे हमारे खिलाफ कराया उनके गुरुओं ने, उनके भ्रष्ट अधिकारियों ने, और एक सनकी अधिकारी को भेजा, पाठक जी को, और वो पाठक जी आकर के यहाँ पर जब आए तो 1 महीना 7 दिन के बाद, प्रथम तैयारी के विज्ञापन के बाद, सबसे पहले उन्होंने डोमिसाइल खत्म कराया। मुख्यमंत्री जी को अनाप शनाप कन्विंस किए होंगे कि ना, ये तो हर राज्य में निरस्त हो गया है, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मेरा बिहार विधानसभा में वक्तव्य है इस पर कि भाई किसी राज्य में मतलब निरस्त नहीं हुआ है, मैंने सरकार गिरने के बाद, और मैं बात कहते रह गया कैबिनेट के अंदर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक न सुने और डोमिसाइल को
निरस्त किए। ये बहुत बड़ा रोग हुआ, बिहार के लिए अन्याय हुआ, बिहार के बेरोजगारों के लिए अन्याय और जुल्म हुआ। आप कह सकते हैं कि भाई आप मंत्री थे, आप प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन देखिए जब सरकार के मंत्री रहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के निर्णय के साथ रहना हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं अंदर में प्रतिकार किया, सारे लोग कलीग जानते हैं और सभी नेता जानते हैं, और मेरे प्रतिकार से सरकार गिर जाती, यह भी ठीक नहीं था। उस समय चूंकि सामने हमारा नफरती सांप्रदायिक शक्ति मोदी को हटाना था, वो विकल्प था। ये कहाँ पता था कि मुख्यमंत्री जी उन लोगों से अंदर अंदर बात कर रहे हैं। तो हमारे नेता ने हमको समझाया कि नहीं, इस्तीफा भी नहीं देना है और न कुछ करना है, हमको तो नफरती सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही रहना होगा। वो मजबूरी में हम जो है सरकार के पक्ष में बोलने के क्रम में कुछ जो बोले हैं, जो हमारे बेरोजगारों को लगा कि न चंद्रशेखर जी भी इसके खिलाफ थे, जो हमको अभी तक भी परेशान कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई कानून आता है तो उसमें सारे अभी अब काम करते हैं, विभाग, किरानी, चपरासी और उच्च स्तर तक मंत्री, मुख्यमंत्री। लेकिन जब किसी को निरस्त करना होता है तो मुख्यमंत्री जी का हठ और जिद ही काफी होता है। ये सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसलिए मैं इससे प्रभावित, डोमिसाइल नीति हटने से प्रभावित जो छात्र हैं उनसे कहना चाहता हूं, बेरोजगार हैं, कि हमारी सरकार तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार अगर बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर डोमिसाइल हमारा इशू होगा। डोमिसाइल मैंने पक्की लागू होगा। सरकार गिरने के बाद उस समय संदीप सौरभ जी के संकल्प के जवाब में सरकार के मंत्री, प्रभारी मंत्री उसमें विजय चौधरी जी हैं, हम आपको विजुअल दिखा सकते हैं, वो स्पष्ट कहते हैं कि डोमिसाइल नीति लाने का सरकार का कोई मंशा नहीं है। तब भी मैं बेरोजगारों से कहना चाहता हूं कि भाई आपको दुख है, लेकिन आप समझिए कि उस समय तक सरकार का स्टैंड नीतीश कुमार के कारण डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने का है। तो ये सच्चाई है, इसलिए सच्चाई को बताना भी आपके माध्यम से जरूरी था। अब ये जो हमारा विकास का पैमाना है, आप समझिए कि शिक्षा मंत्री के रूप में मतलब 2,90,000 शिक्षकों का पद सृजित कराना और 2,90,000 शिक्षकों के पद पर एडवर्टीजमेंट कराना, जिसमें प्रथम तैयारी में भी 1,90,000 का पद सृजित हुआ, 1,25,000 बच्चे चयनित हुए और 1,17,000 बच्चे योगदान किए। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अभिमान नहीं है, लेकिन गौरवान्वित महसूस करते हैं हम अपने आप में कि साहब एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने का, सरकारी नौकरी देने का इतिहास संपूर्ण विश्व में किसी देश में किसी विभाग में नहीं है। तो चंद्रशेखर जी को शिक्षा विभाग भी लोग जानने लगा कि भाई शिक्षा मंत्री भी हैं। फिर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का जो नियोजन का दंश 18 साल से झेल रहे थे, उनको राजकर्मी बनाना, तो ये मेरे कार्यकाल में ये काम हो पाया। 2 काम नहीं हो पाया, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लोगों ने समझाया गलत ढंग से, लेकिन प्रोसीडिंग जिंदा है, प्रोसीडिंग कभी मरता नहीं विभाग में। उसमें स्पष्ट है कि हमारे पहले मीटिंग में जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास एक महीना बाद गया था, उसी समय मैंने मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया था। मुख्यमंत्री जी अंतर कन्विंस हुए कि हमारे हर जिला में सिमुलतला मॉडल का स्कूल बने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी सहमत हुए, प्रोसीडिंग पर दस्तखत हुआ। उस मामले में सर्वे भी शुरू हो गया, पाठक जी का भी दस्तखत है प्रोसीडिंग पर, लेकिन बाद में बाइश होकर के उसको बिना किसी आदेश का, राज्य सरकार के आदेश का, अगर इसकी छानबीन हो जाए तो पाठक जी शायद जेल में जाएंगे कि भाई किस आदेश से आपने इसको रोक दिया। और उस सर्वे को रोक दिया यह जान करके कि भाई राजद वाले का नाम हो जाएगा, महागठबंधन का नाम हो जाएगा। अगर प्रेजुडिस होकर के कोई भी सरकार इस ढंग से चलाएगा, इस ढंग का अलायंस नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। और हमें दुख है, और हम जानते हैं कि अगर हमारी सरकार बनने वाली है, अगर वो बनेगी तो सिमुलतला मॉडल का स्कूल हमारे नेता का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी की चिंता का विषय था, और सिमुलतला मॉडल स्कूल हर जिला में बनेगा। जो प्रोसीडिंग मुख्यमंत्री का दस्तखत किया हुआ है, वो जो निरस्त अभी तक सिर्फ अधिकारी के दस्तखत से हुआ है, तो वो लागू होगा। दूसरा था कि मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना, जब तक ये, इस पर भी मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना क्या है। भाई मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना सीधी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोग भी शायद सहमत होंगे कि कोई अधिकारी अगर क्लास में खड़ा होता है तो वो एक आकर्षण का केंद्र बनता है। कमीशन बॉय छात्रों के आदर्श होते हैं। तो हमें अनुभव हुआ, हमारे इंटरेक्शन हुए हर स्तर के अधिकारियों से कि सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त वकील, मतलब सेवानिवृत्त वकील तो सब सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, लेकिन इच्छुक वकील, बेरोजगार छात्र, IITians भी होते हैं ऐसे बेरोजगार छात्र जिनको अनुभव प्रमाण पत्र लेना है, और फिर ब्लॉक से लेकर के हर स्तर के अधिकारी, ब्लॉक से लेकर के
राज्य स्तर तक के अधिकारी एक सप्ताह में एक दिन 1 घंटे संधारित करेंगे तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन नजर आएगा, क्रांतिकारी शिक्षा के क्षेत्र में माहौल बनेगा और देश दुनिया का यह आकर्षण का क्रांतिकारी आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये इस पर भी मुख्यमंत्री सहमत हुए, लेकिन जब संचिका बढ़ी तो लोगों ने उनको समझाया होगा शायद कि राजद वाले का नाम हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। इतना ही नहीं होता, जान लीजिए कि जो 400-500 करोड़ खर्च होता है मॉनिटरिंग के लिए, अगर अधिकारी स्कूल जाते एक हफ्ता में एक दिन 1 घंटे अपनी इच्छा से, तो आप जान लीजिए कि वह भी मॉनिटरिंग पर जो नजायज पैसा खर्च होता है उसकी भी जरूरत नहीं होती। मगर इसको भी मुख्यमंत्री जी के तो लोगों ने समझा दिया, एक बाइस एटीट्यूड हुआ, जिस कारण से मुख्यमंत्री जी इसमें मतलब संचिका गई तो वहां उन्होंने संचिका पर निगेटिव रिमार्क्स कर दिया। मेरी सरकार अगर होगी, हमारे तेजस्वी प्रसाद जी मुख्यमंत्री होंगे, पक्का पक्की आप जानते हैं घोषणा हो गया, आप कोई कंफ्यूजन नहीं है और सरकार बनने जा रही है। कल भी सी वोटर का ये आया है, मतलब रिपोर्ट आया है, तो निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना भी स्कीम बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हमारी सरकार लागू करेगी। तो ये हुआ मतलब राज्य स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जो हमारे प्रयास हैं, हमें इस बात का फक्र है, गौरव है मित्रों कि मेरे 35 वर्ष 15-17 साल का संघर्ष का समय भी, लगभग 15 साल का क्या कहते हैं ये विधायकी का जो समय है, मैं बड़े ही गौरव से कह सकता हूँ, बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि संपूर्ण शहर में पहले क्या होता था, कहीं कपड़ा ले लेना, कहीं किसी दुकान का मिठाई खा लेना, कहीं किसी का कुछ खा लेना, मांस भात खा लेना, और ये रंगबाजी का माहौल होता था। हमारे बाजार में व्यवसायी बंधु थोड़ा कुछ ज्यादा ही परेशान थे, लेकिन हमारे संघर्ष का समय हो या मेरे विधायकी काल हो, मेरा परिवार या मेरे पार्टी का साथी या मेरे अलायंस का साथी, कोई भी एक झंडा भी संपूर्ण मधेपुरा नगर परिषद या क्षेत्र में या देहात के किसी इलाके में एक झंडा भी किसी का चंदा में नहीं लिया। ये आप लोगों को भी मालूम होगा, मैं अगर याद दिलाना चाहते हैं आप लोगों को, तो हमको ये लगता है कि जो मेरे कार्यकाल रहे हैं, हमारे देहात में दर्जनों पुल बने। आप देखते होंगे समाहरणालय के सामने कोई 4 करोड़ के बजट का पुल है जो नया नगर को जोड़ता है समाहरणालय एरिया को। आप बेल्हा घाट चले जाइए, पहले तो स्क्रू पाइप पुल हमारे टाइम में बना और अभी आरसीसी पुल बनने की प्रक्रिया में है, वो भी हमारे काल में है, वो भी 3 करोड़ का है। करीब 8 करोड़ के पुल का शिलान्यास सौगर परमाने नदी 5 नंबर रोड में हुआ है। उसके बाद मोकना में अभी स्वीकृति मिली है, अभी कार्यादेश जारी हुआ है, अभी शिलान्यास का काम नहीं हुआ है। मोकना में पुल बनना है जो घेलार चिट्टी से मोकना को जोड़ेगा। फिर बलुआधार में पुल बनवाए। फिर यहाँ जो है क्या कहते हैं सुखासन धार में जो आरसीसी पुल बना है, मैंने स्क्रू पाइप पुल के पैरेलल जो पुल बना है वो मेरे कार्यकाल का है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 पंचायत है और ऑन एन एवरेज 25 से 30 किलोमीटर एक पंचायत में सड़कें बनी है और लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास वो पुल सड़कें बनी है। और पुल तो दर्जनों बने, छोटा पुल तो पुल निर्माण निगम का दर्जनों बने हैं। और ये जो सड़कें बनी हैं तो कोई टोला ऐसा नहीं है, 2 टोला को छोड़ करके, जो एकल संपर्कता नहीं है हमारे किसी टोले को। दूसरी बात है कि 2 टोला जो छूटा हुआ है, मधेपुरा प्रखंड का मदनपुर पंचायत का मैनी रही गाँव और फिर घेलार प्रखंड के भतरंदा परमानपुर पंचायत का परमानपुर गोठ और जागीर गांव, ये 2 गांव के सिवा कोई गांव ऐसा नहीं है जो एकल संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। और वो भी दोनों गांव का टेंडर हो चुका है, टेंडर खुल भी गया है, आचार संहिता जैसे हटेगा कार्यादेश होगा। तो मैं उस तारीख तक मैं कह सकता हूँ कि कोई टोला हमारा नहीं है संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में जो सड़क मार्ग से अछूता है। और एक जो बहुत अपने आप में हम समझते हैं कि अच्छा काम है, एक सत्प्रयास है और कोई उपकार नहीं है, मतलब ये धर्म का काम है या धर्म का काम ना समझिए, कर्तव्य है हमारा। जब मैं 2010 में एमएलए बना तो मुझे लगा कि सड़क पुल पुलिया तो बना, चलिए पढ़े लिखे हैं तो 10 ज्यादा बन जाएगा, लेकिन और क्या काम कर सकते हैं। तो हम संपूर्ण मधेपुरा के लोग, क्योंकि हम आंदोलनकारी रहे हैं, 2-4 हजार परिवार हमसे पहले से जुड़ा रहा है एमएलए बनने से पहले से, तो संयोग से, इत्तेफाक से, सौभाग्य से मेरा जो आवास था, जो मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद हमको खरीद दिए थे,
सगना मोड़ में 1 कट्ठा से कम ही जमीन है, चदरा का घर था, पहले बना हुआ दीवार था, उसी में रहते थे। तो हमारे से जुड़े हुए लोग जो थे, मेरे से 2-4 हजार परिवार जब बीमार होते थे तो मेरे यहाँ रहते थे और मैं उनको जो खाता था मैं खिलाता था। और फिर इंदिरा गांधी अस्पताल चूंकि उसी बेली रोड पर था तो वहाँ हमको दिखाने में सुविधा होती थी। तो इस चीज़ को हम महसूस किए थे कि भाई गरीब मध्यम वर्ग के किसान, साधारण किसान बेचारा जब बीमार होता है तो लुटता बहुत ज़्यादा है। तो उनको एक जागरूकता पैदा करके कि भाई आप एमएलए बनाए हैं, एमएलए के माध्यम से सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज कराएंगे और सस्ती इलाज होगी तो आप मतलब आपके लिए हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, मेरे मन में आया। संयोग से दुर्भाग्य से सुपौल जिला में कोई हमारे पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हो पाए थे और सहरसा से एकमात्र प्रतिनिधि हो पाए थे कपूर साहब, वो भी लेकिन खाना वाना नहीं खिलाते थे। बल्कि आज के तारीख में भी अपने आवास पर लोग ठहरने तो देते हैं मगर खाना कोई नहीं खिलाते हैं। आज पता कर लीजिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कल से मैं चुनाव लड़ना बंद कर दूंगा। एक से एक बड़े बड़े लोग हैं, 4-4 मंत्री है, कोई अपने आवास पर सामान्य लोग को खाना नहीं खिलाते हैं, रिश्तेदार लोग को खिलाते हैं, वो तुम नहीं कर सकते। तो सामान्य लोग जो बीमार होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, किसी काम जाते हैं और ज्यादा तो इलाज में जाते हैं। तो डे 1 से मैं जब एमएलए बना तो मुझे लगा कि नहीं, संपूर्ण कोसी कमिश्नरी को इसकी भी इस बात का हमारा ये धर्म है, हमारा फर्ज है कि संपूर्ण कोसी कमिश्नरी के हमारे पास आने वाले लोग तो गरीब होते हैं, अमीर लोग तो कहेंगे नहीं, तो उनके लिए 2 टाइम का इज्जत से खाना खिलाना, चाय पिलाना और फिर घटते बढ़ते थोड़ी बहुत राशि घटती हो, कहीं भाड़ा घट जाता है, कहीं दबाव में घट जाता है तो थोड़ा बहुत मदद करना, बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। तो ये हम करते रहे हैं। ये एक हमारे लिए मैं समझता हूँ मेरे संतोष का विषय है, उपकार नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ उपकार तो वह है समाज का जिस समाज ने बड़े बड़े सूरमाओं को परास्त करके हमको 3 बार लगातार, अब 1952 से लेकर आज तक 3 बार कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता हुए, देश स्तर के, राष्ट्र स्तर के नेता यहाँ हुए, लेकिन लगातार 3 बार किसी को नसीब नहीं हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद महान मधेपुरा वासी, महान मधेपुरा के मतदाता या नगरवासी हमको चौथी बार भी हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और मुझे महसूस होता है कि कोई संघर्ष नहीं है सामने, अनपैरेलल है, एक तरफा लड़ाई है। अभी तक की हमारी जीत सबसे ज्यादा हुई है 2015 में 38,000 की, और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे 10,000 ज्यादा ही वोट आने वाला है, कम वोट आने वाला नहीं है। आप जो भी गांव में सुने होंगे लोग कहते हैं नाराज है और आज है, कोई नहीं है। बस समझिए कि थोड़ी बहुत वो रुसने का जो था, जो जैसे जाते हैं तो 2 मिनट में सब हवा हो जाता है रुसना पुसना, क्योंकि सबको योगदान भी मेरा पता है। सर यही तो सवाल है। एक मेरी बात सुनिए ना। और देखिए पावर सप्लाई के मामले में मेरा 2 काम है। आप समझिए कि आपको आश्चर्य होगा जान करके कि भेड़ियाही ग्रिड मधेपुरा हेडक्वार्टर का नहीं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कोई ग्रिड नहीं था। नहीं मालूम होगा आप लोगों को, लोग समझता होगा सिंहेश्वर हो गया नहीं। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट हर जिला में, बिहार के हर जिलों को मैंने ग्रिड था हेडक्वार्टर के लिए, लेकिन मधेपुरा हेडक्वार्टर के लिए कोई ग्रिड नहीं था। संयोग से मेरे साथ काम करते थे उस समय के सीएमडी प्रत्यय अमृत जी, और जो सीएमडी काम करते थे उस समय के, तो हमको जब मालूम हुआ कि नहीं, सरकार से हालांकि हट गए थे, लेकिन हमको जब मालूम हुआ कि भाई क्या कहते हैं मधेपुरा हेडक्वार्टर को ग्रिड नहीं है, जैसे ही मैंने उनके संज्ञान में दिया कि मधेपुरा हेडक्वार्टर को ग्रिड नहीं है साहब, जिसके चलते पावर सप्लाई का समस्या होता है, तो तत्क्षण बोले कि नहीं मैं तुरंत करूंगा। फिर हमने कहा कि हमको लोगों ने बताया, विभाग के लोगों ने, कि PSF करवा लीजिए, क्योंकि उनसे अच्छे अधिकारी है और हमसे ताल्लुकात भी, क्योंकि हमारे विभाग के सेक्रेटरी थे तो ठीक ठाक था। तो 2 पावर सब स्टेशन, मतलब एक तो मधेपुरा के भेलवा, मधेपुरा प्रोजेक्ट के भेलवा गाँव में, और एक यहाँ जमीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो कॉमर्स कॉलेज के बगल बनना था, तो वो जाकर के बना है RPM कॉलेज के पास, निर्माण हो रहा होगा, पता नहीं चालू हुआ कि नहीं, अभी हमको पता नहीं है। ये एक दुर्गम में, तो मतलब इस तरह की बातें हैं। तो हम विकास का काम हो, पावर सप्लाई के मामले में उपलब्धि का मामला हो, और तो 33 वर्षों से ये विश्वविद्यालय सिर्फ 9 विषय पर चल रहे हैं। अब समझिए 4-4 मंत्री हुआ करते थे यहाँ NDA सरकार में, अब नहीं कह सकता कोई मंत्री नहीं होते थे। नरेंद्र बाबू होते थे, विजेंद्र बाबू हैं, आलोक रंजन झा जी हैं, नीरज बबलू जी हैं, लेकिन मात्र 9 विषय पर सामाजिक न्याय के महायोद्धा लालू प्रसाद जी के करकमलों से जिस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, महान मनीषी तपस्वी भूपेन्द्र नारायण मंडल जी के नाम पर, वो मात्र 9 विषय पर 33 साल चला है। और मैं जब शिक्षा मंत्री हुआ तो उसमें और 18 विषय का संबंधन दिलवा करके 27 विषय का करवाया, 27 विषय का करवाया। अब समझिए कि क्या मधेपुरा का यह विश्वविद्यालय
मधेपुरा का कोई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर होगा तभी 18 विषय का संबंधन होगा, वो भी 33 वर्ष तक जो मतलब इस उपेक्षा का शिकार रहा हो, यह अत्यंत अन्याय और जुल्म है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि वहाँ 27 विषय का करवाना और 27 विषय के साथ साथ करीब 125 के आसपास शिक्षक का पद सृजित कराना, कोई 250 के आसपास नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज का पद सृजित करवाना, ये काम हमारे विश्वविद्यालय का है। और इस विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के फंडिंग के लिए लगभग 100 करोड़ के आसपास का हमने अपने मंत्रित्व काल में सहायता दिया है विश्वविद्यालय को। नाला, हाँ, ये जो हमारे 2 काम और है जो आप समझते होंगे, बड़ा काम उसको कर सकते हैं आप, कि बैजनाथपुर लिटियाही रोड हमारे आज के क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष और कल के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे 2015 में, और पथ निर्माण के प्रभारी मंत्री थे। उस समय वार्षिक कार्य योजना में शामिल करवाए बैजनाथपुर लिटियाही रोड को 99 करोड़ रुपया डलवाया। 99 करोड़, 14 साल 18 साल से वो भी सड़क गड्ढों में तब्दील था, मोटरेबल नहीं था, लेकिन अभी जाके देखिएगा चकचक सड़क पर जा रहे होंगे, वो एक काम है। दूसरा है कि इस शहर को जल जमाव से मुक्त कराने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही नगर विकास मंत्री के प्रभारी मंत्री के रूप में जब थे डिप्टी सीएम 2022 के काल में, तो उनके सहयोग से इस शहर को 72 करोड़ रुपया नाला निर्माण का मिला। और 72 करोड़ रुपया नाला निर्माण का मिला। आप समझिए अभी चुनाव हो रहा है, नाला का निर्माण भी हो रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से महान मधेपुरा के नागरिकों से कहना चाहते हैं कि जहाँ नाला निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, यह चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए सड़कें टूटती है तो सड़कें बन जाती है, लेकिन नाला एक बार अगर घटिया बन गया तो नाला नरक में तब्दील हो जाएगा। फिर जो बहुआयामी मधेपुरा को प्रदूषण मुक्त करने का जो संकल्प है उसमें व्यवधान होगा। इसलिए आप लोगों से माध्यम से महान मधेपुरा वासियों से, नगर वासियों से कहना चाहता हूं कि नाला निर्माण को गुणवत्तापूर्ण कराने के लिए 6 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ध्यान देंगे कि भाई इसमें सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। एक विधायक खड़ा होकर के काम रोक पाता है, मगर जो उम्मीदवार लोग घूम रहे हैं, प्रतिद्वंदी हो कि निर्दलीय हो, उसको किसी को सुधी नहीं है कि साहब नाला निर्माण में सबकी जरूरत है। तो सभी लोग, आप लोग मीडिया बंधुओं के भी साथियों से कहना चाहते हैं कि नाला निर्माण अप टू डेट हो, नहीं तो देखिए नाला कहीं एक जगह कमजोर होगा, ब्लॉक हो जाएगा तो पूरा शहर ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए नाला निर्माण के मामले में सूझी होना चाहिए और जरूर गुणवत्तापूर्ण नाला निर्माण हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो 72 करोड़ रुपया डलवाए। अब समझिए कि कोई तेजस्वी प्रसाद यादव जी नगर विकास मंत्री होंगे तभी मधेपुरा को 72 करोड़ रुपया मिलेगा। ट्रीटमेंट प्लान भी उसमें लगना है, वाटर प्यूरिफायर जो जिसको कहते हैं, ट्रीटमेंट प्लान, नदी में गंदा पानी नहीं जाए, ये सारा प्रोजेक्ट है। मूल काम हम जो था निराश है, जो जिसको करना है इस शहर के लिए, वो ये है कि एक तो है कि गाँव की सड़कें जो बनी है उसको मेंटेन कराना, दूसरा बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए माहौल बनाना, तीसरा अपराध मुक्त हमारा मधेपुरा जिला हो, शहर हो, उसके लिए प्रयास करना, और फिर जो हमारे शहर की गंदगी है वो एक अप टू डेट सड़कें नाली का निर्माण हो। ये जब बन जाएगा ना गुणवत्तापूर्ण नाला, अगर खाली आप लोगों के सहयोग से बन जाए तो इसको जो लिंक करेंगे नालों से, वो बड़ा काम रहेगा हमारे लिए सामने चुनौतीपूर्ण, और मुझे विश्वास है कि 5 साल में हम इसको कर पाएंगे ठीक ठाक। सर एक बड़ा सवाल है, लोगों में काफी नाराजगी है, आप जनता के बीच नहीं जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझा पाएंगे विधानसभा चुनाव में? ये आप समझिए, ये प्लांटेड प्रोजेक्ट है, ये प्लांटेड प्रोजेक्ट है। आप कहीं एक रिश्तेदार को खड़ा कर दीजिए, कहीं एक पेड वर्कर को खड़ा कर दीजिए, पेड आदमी को खड़ा कर दीजिए, नहीं तो आप मेरे पैमाने में आप जाइए गाँव में, और जो मैं जितनी बात मैंने कही है, एक आदमी किसी को आप मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन मास को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि आप जाएंगे तो आप समझ लीजिए लोग आपको कहेंगे कि हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे या विधायक, हम लाचार बेबस इंसान को हर बार अपनी गाड़ी में ला कर ले जाते हैं, हर बार ले जाते हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि कोई विधायक बीमार बेबस इंसान को गाड़ी में लाद कर ले जाने वाला मंत्री हो या विधायक, शायद मुझे फक्र है कि मैं पहला हूं। और ये बात, ये आम आदमी है, आम आदमी इस बात को जानता है और आम आदमी इस बात से वाकिफ है। आपको मैं कह रहा हूं 2020 के चुनाव में राजद के आधार वोट में व्यापक छेद हुआ, लेकिन किन लोगों ने हमको चुनाव जिताया? इस शहर ने पहली बार 3,500 का लीड दिलाया। अधिसूचित क्षेत्र में, नगर परिषदीय क्षेत्र में पार्टी का लीड
मेरे नेतृत्व में पहली बार हुआ है। जब से बटन सिस्टम हुआ था तब से यहाँ लीड नहीं होती थी पार्टी, पहले भी लीड नहीं करती थी। तो इस नगर परिषद में अगर लीड हो तो आप समझिए कि हमारे नागरिक हमको कितना पसंद करते हैं। इसलिए मतलब इक्के दुक्के प्लांटेड लोग कहीं पर अगर कुछ है मीडिया में, सोशल मीडिया में बोलते हैं, उससे नहीं मतलब है। अच्छा, मैंने कहा हजारों किलोमीटर हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ना, देवसी प्रसाद जी के सद प्रयास से अस्पताल में सुधार होना, आप देख रहे हैं अभी भी बिल्डिंग जाके देखिए, सब्जी देखिए, अस्पतालों का सुधार होना। तो ये सब तमाम चीजें हैं। और मेरे लोक व्यवहार का जहाँ मामला है, अस्पताल खोल करके पटना के आवास को अस्पताल में तब्दील करके सेवा देना, तो नाराजगी का कारण क्या हो सकता है? अब रहा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन बताइए कि आप लोग नहीं देखते हैं रात भर 4 बजे 5 बजे भोर तक नोटा फूटते रहते हैं, शादी के टाइम में मुंडन है, संविंदन है। 75% मेरा कोई धंधा है क्या? मैं शिक्षक हूँ, उसके सिवा कोई धंधा है मेरा क्या? तो जब हम 75% टाइम में मधेपुरा में रहते हैं तो करते क्या है भाई? तो ये जो लोगों को मिसगाइड करता है, हाँ, आप लोग माध्यम से ये करते हैं कि देखिए देहरी जाने से सामान्य दिन में कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। देहरी लोग खोजते हैं कि देहरी जाए, देहरी चाय पिए। हम लोगों से कहते हैं कि भैया आप लोग के माध्यम से आज भी कहते हैं कि आप देहरी अपने प्रतिनिधि को मत खोजिए चाय पिलाने के लिए, हाँ दुख में खोजिए। कौन आदमी, आप खड़ा हो जाइए कहीं, अब बोलिए कि भाई 100 आदमी खड़ा करिए, 99 आदमी कहेगा कि जहाँ दुख हुआ वहां तन से खड़ा यार। तो दुख में लोग खोजे तो हाजिर होगा विधायक प्रतिनिधि, और देहरी पर चाय पिलाने खोजे तो उचित भी नहीं है कि भाई चाय पिलाने के लिए खोजा। अभी एक वार्ड है, मान लीजिए 100 घर है एक वार्ड में, 150-200 घर होता है, और 150-200 घर अगर घूमते रह जाइए 4 दिन आपको लगेगा, और भी हर घर में जा पाइएगा। तो भाई अब हमारे हम जनप्रतिनिधि हम हो या प्रमोद प्रभाकर जी कल हो या देव किशोर भाई हो, कोई भी अगर रहेंगे तो हर देहरी अगर चाय पियेंगे तो चीनी बीमारी होगा और समाज का चीनी खत्म होगा। फायदा तो कुछ किसी को होने वाला नहीं है। सर, तेजस्वी जी घोषणा किया है चुनाव जीतने के बाद प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। विरोधी सवाल उठाते हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है? देखिए, विरोधी सवाल उठाते रहे हैं जब हमारे, अब तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कल तक बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी थे, लेकिन मजलूम बेबस उत्पीड़ित इंसानों के परिवार के सबसे बड़े हितैषी और बेरोजगारों के आज देश में सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव भी कैसे हैं आप समझ लीजिए, जिन्होंने नब्ज पकड़ा कि 20 वर्ष से 400 सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर गरीब टिका हुआ है। और इस नब्ज को पकड़ा तो साहब जब कह दिया कि 400 के मतलब वृद्धजन पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगता पेंशन को हम 1500 करेंगे, तो राज्य सरकार भी 1100 तक गई। 400 का डिमांड अभी पब्लिक का है, 400 के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को लेंगे। और यह भी कि तेजस्वी प्रसाद नहीं बोलते तो फिर 1100 भी होने वाला नहीं था। 200 यूनिट बिजली फ्री करने का मामला है साहब। हमारे नेता ने कहा कि सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी सदन में कई बार कहे कि बिजली मुफ्त नहीं हो सकती है, कई बार कहे, आप निकाल के देख लीजिए। फिर लेकिन जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया तो मुख्यमंत्री जी भी 125 यूनिट तक गए हैं। वो भी 75 यूनिट अभी सब मतलब समाज को लेना है, गरीब को लेना है, तो उसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहेंगे 500 रुपया में गैस सिलेंडर के लिए लाएंगे। उसके बाद जो है हमारे नेता ने कहा कि जब पिछली बार हम 10 लाख लोगों को एक कलम से एक कैबिनेट में नौकरी देंगे, नौकरी के लिए इश्तहार करेंगे, प्रोसीड्योर करेंगे, तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी बोले थे पैसा कहाँ से लाएगा, संभव है बाप के घर से लाएगा, बाप जिस कारण से जेल में है वहां से लाएगा, मगर असंभव को संभव करने का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी। भाईजान हम आपको बता देते हैं, आपको भी दिख जाएगा कि भाई आप तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक ही नहीं नए संकल्प व्यक्त किए हैं कि जो सीएमओ है 30,000 रुपया आप उसको वेतन देंगे, वेतन नीति लाएंगे, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट नीति जो माफिया और कमीशन खोरों के बीच और दलाल भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के लोगों के बीच का जो बंदरबांट करता है, उस ओरिजिनल शेप में जहां भारत सरकार में एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, शिक्षक से लेकर के प्रोफेसर तक और सिपाही से लेकर के एसपी तक को सरकारी नौकरी दी जाती थी, उस सरकारी नौकरी की व्यवस्था को लाएंगे। देखिए जब नफरती संप्रदाय बीजेपी गठबंधन की सरकार आई है तब जनता पर कहर ढाई है। आप ओपीएस स्कीम खत्म कर दिया, ओल्ड पेंशन नीति लाएंगे। ओल्ड पेंशन मात्र 60 वर्ष की नौकरी में 30 वर्ष 35 वर्ष लोग नौकरी करता है, 25-50 हजार के वेतन पर जीता है। एकाएक आप उस बुजुर्ग को कहते हैं कि भाई आप बेदखल हो जाओ हर चीज से। तो जो पेंशन खत्म किया है वो तो उसकी किस कारण से खत्म हुआ है? इनकी नीति है, संघी संप्रदायी नफरती ताकतों की विचारों की नीति है
कि आम आदमी का जेबी कमजोर करो, आम आदमी का शिक्षा कमजोर करो और नस्लों को नशा में डाल दो। उस नीति पर काम कर रहा है, जिससे कि शिक्षा कमजोर हो जाएगा तो लोग को समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, संपत्ति खत्म हो जाएगा तो लड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और नशा में चला जाएगा तो नस्ल बर्बाद हो जाएगा, तो गुलामी हजारों साल तक की जा सकती है। इस नीति पर सरकार काम कर रही है, जो दिल्ली पर काबिज सरकार है और अभी बिहार में काबिज सरकार है। तो इस सरकार को खारिज करने के लिए जनता मन बना चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि साहब इतना आएगा कहाँ से, तो 25 लाख 22 लाख करोड़ जो 45-40 उद्योगपति का माफ कर सकता है, एक गरीब मजदूर या किसान का एक कौड़ी भी माफ नहीं कर सकता है। अगर भैया 22-25 लाख करोड़ आप माफ कर सकते हो ऐसे उद्योगपतियों का जो खुद का हवाई जहाज रखता है, चार्टर्ड प्लेन से चलता है, तो गरीब का इसलिए नहीं करते हो कि तुम समझते हो गरीब बेवकूफ है, मूर्ख है, इसको संप्रदायवाद, जातिवाद, धार्मिक उन्माद में फैला करके समेट के रखो। तो उन लोगों को एक बड़ी चुनौती होगी। उन लोगों के लिए हमारे नेता ने कैलकुलेट कर लिया है, साइंटिफिक एनालिसिस किया है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करवाया है, रिसर्च करवाया है, ये काम हो सकता है। हाँ, उद्योगपतियों के हाथ देश की मिलकत को लुटाने वाले लोगों को तकलीफ हो सकती है कि गरीबों के बीच में फ्लो जाने वाला है तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, इसलिए तरह तरह की बात करेंगे, जिसमें आपको ये बात सुनने का अवसर मिला है। सर, शराबबंदी पे क्या कहना है? कहीं ना कहीं शराबबंदी जिसमें हुआ था सरकार में आप भी शामिल थे 2016 में, आज शराबबंदी की वजह से सूखा नशा शहर में बहुत ज्यादा फैल गया, क्या कहना है? मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, शराबबंदी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करना हो तो शराबबंदी एक अच्छा विषय है, लेकिन शराबबंदी के लिए आपके पास ठोस प्रशासनिक क्षमता नहीं है। ठोस प्रशासनिक क्षमता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब परिवर्तन होगा, सरकार बनेगी, तो आप देखेंगे। हम दूसरी बात, हमारे यहाँ न शराबबंदी है भाई, देश भर में क्यों सूखा नशा चल रहा है? वही है, ये संघी मनुवादी नफरती साजिश है। धार्मिक उन्माद में डालो, नशा में डालो, और उनके साजिश से क्या कारण है? ये सारे ड्रग्स मुद्दा एयरपोर्ट में पकड़ा रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्र का है, तो ये क्या कारण है? तो हमारा यह स्पष्ट आरोप है आपके माध्यम से, और मैं बहुत चिंतित हूँ, दुखी हूँ कि नफरती संप्रदायी शक्तियाँ जो देश की कोट के बेरोजगारों को ठगती है, देश के गरीब किसान, भाई 2022 तक आय दोगुनी होनी थी ना, 2-2 करोड़ नौकरियां होनी थी ना, सीमा सरहद की चौकसी का सवाल था ना। एक अमेरिका की मध्यस्थता में आप साहब पाकिस्तान से डर जाते हो, चीन से क्या लड़ोगे भाई? 56 इंच वाले, आपका तो 6 इंच भी नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि ये नफरती शक्ति जो है कई ढंग का प्रपंच करेगी, SIR के बहाने वोटर काटने का प्रयास करेगा, ये करेगा वो करेगा, मगर जनता अब जाग चुकी है। अब किसी अन्याय और जुल्म का प्रतिकार करने के लिए समाज तैयार है। नेपाल आपके पीछे उदाहरण है कि नेपाल में भी यही ताना बाना है समाज का, और नेपाल ने समझाया है देश दुनिया को, नई क्रांति का लो दिखाया है। 1 हफ्ता में लोगों ने संकल्प लिया और प्रधानमंत्री को अपने हाथ से बिना चुनाव का बना दिया। बहुत धन्यवाद।